माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। उसी प्रकार जगदम्बा प्रसाद दीक्षित लिखते हैं कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा। तो इसी क्रांतिकारी सोच के साथ आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, स्वतंत्रता संग्राम एवं हमारे युवा। स्वतंत्रता संग्राम पूरे विश्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक अनूठा स्वतंत्रता संग्राम था। इसके कई कारण हैं। जो हमारा 1857 का जो विद्रोह था उसे लोगों ने अलग अलग रंग देने की कोशिश की थी। कोई ऐसे 1857 का विद्रोह को क्रांति बोलता था, कोई छोटी सी चिंगारी, ठीक है, तो कोई इसे बोलता था स्वतंत्रता का संग्राम। अलग अलग नाम दिए। अंग्रेजों ने इसे छोटी सी मतलब सैनिक क्रांति का उपमा दी थी, ये सैनिक क्रांति थी। लेकिन सबसे पहले इसे वास्तविक रूप में आकार देने का कार्य किया था सावरकर बंधुओं ने, वीर सावरकर ने, जिसके ऊपर निशान उठते हैं कि भाई ये वीर है नहीं है, वीर सावरकर ने। उन्होंने बोला था कि 1857 का जो क्रांति है वो सुनियोजित विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ और ये फर्स्ट यूनिटी है इंडिया की ओर से। तो इसी पर आधारित, और जो मैंने बताया कि सबसे विचित्र है, विरल है, तो इसके क्या कारण है? क्योंकि जो हमारा ये जो स्वतंत्रता संग्राम है ना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा बातें की जाती है, या अपन एक मुद्दे पर कह सकते हैं कि इसके ऊपर ज्यादा बात की नहीं जाती है। कई जो बताते हैं कि जो हमारा संग्राम है वो बिना खड़ग बिना ढाल मिल गई आजादी। मतलब कोई खड़ग उठाने की आवश्यकता नहीं, कोई ढाल उठाने की आवश्यकता नहीं। ए साबरमती की वीर तूने कर दिया कमाल। मतलब कि गांधी ने सत्य और अहिंसा के रूप में, गांधी ने सत्य व अहिंसा, हमारा यहां फोकस अहिंसा पे है कि बिना किसी हानि के हमने ये स्वतंत्रता का संग्राम पार किया और देश को आजादी मिली। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन मतलब रहता है, चर्चाओं में रहता है कि क्या है, मतलब कई लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस की 42,000 की फोर्स थी, 42,000 की सैनिक थी। उसमें बताते हैं कि लमसम 21,000 का बलिदान था, देश के लिए शहीद हुए थे। तो एक और तो ये बताते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ये तो एक सुभाष चंद्र का ही एग्जाम्पल है, ऐसे कई क्रांतिकारी युवा थे जिन्होंने अपना तन मन धन सब समर्पित कर लिया था। कई ऐसे वीर पुरुष आए थे जो कि 1857 के लिए, या पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम चला हमारा, हमारा स्वतंत्रता संग्राम लमसम देखा जाए तो 200 वर्षों ने अंग्रेजों ने हम पे राज किया है। 1757 में जब प्लासी का वॉर हुआ था और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी और बक्सर के बाद अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी पैठ मजबूत की थी और उसी टाइम अत्याचार इनके बहुत चरम स्तर पर पहुंच गए थे। और इनसे निजात पाने के लिए शुरुआत में छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जिसे कोई आदिवासी विद्रोह कहता था, कोई किसान विद्रोह कहता था, अलग अलग रूप में देने की कोशिश की थी। तो हम यहां से जैसे 1960 से मान सकते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये स्वतंत्रता संग्राम ये 1960 से प्रारंभ है और ये 1947 तक चला। सॉरी, 1760 से प्रारंभ है और ये 1947 तक चला है। तो लमसम हम मान सकते हैं 200 वर्ष का हमारी स्वतंत्रता संग्राम है। तो आज का हमारा टॉप, ये तो हमने एक भूमिका बांध दी कि भाई ये हमारा रहा है। अब ये भूमिका के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, सिर्फ युवाओं के ऊपर केंद्रित होगी। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें युवाओं की क्या भूमिका रही। सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857, अब इसमें यहां युवाओं की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये भी युवा थी। यहां पे अगर बात की जाएगी तात्या टोपे की तो ये भी यहां पे युवा ही थे। अगर बात की जाएगी मंगल पांडे की, बेगम हजरत महल की, अजीमुल्ला खां की,
जिनका 1857 की क्रांति में योगदान है। तो ये सारे अगर देखा जाए तो हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए थे वो युवा ही थे। हम इस चीज को भूल रहे हैं कि जो ये राजा महाराजा थे इनका जो योगदान है ज्यादातर, तो ये हम सोचते हैं कि भाई अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे, नहीं। ये देखा जाए तो अंग्रेजों से पीड़ित थे, शोषित थे, दमित थे, उनके द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं को शोषण किया जा रहा है, जो हमारे आर्थिक धंधे चौपट हो रहे थे, बेरोजगारी की जो आज समस्या है उस समय भी वो समस्या थी, किसी के लिए खाने के लिए प्राप्त नहीं थे। तो उसी जो सारे कारण थे मिलके 1857 की क्रांति के लिए अग्रसर हुए थे। तो इन्होंने युवाओं ने आवाज उठाई थी अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और जो कि एक प्रथम चिंगारी थी। इससे लोगों को, आगे आने वाले युवाओं को प्रेरणा मिली थी कि बिल्कुल अगर हम संगठित होकर प्रयास करेंगे तो देश की स्वतंत्रता में कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, और हम आराम से अंग्रेजों को बाहर काटेंगे और हमारा बाहर निकालेंगे और हमारा सपनों का जो भारत है वो बनाने की और अग्रसर होंगे। तो ये तो 1857 की बात की जो युवाओं का योगदान है। अब युवाओं के योगदान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान की बात करें तो इन्होंने स्वयं, यहां स्त्री अधिकारों की बात आराम से की जा सकती है, स्त्री अधिकार, इन्होंने जो पुरुष का बाना पहना, पुरुष का बाना पहनने के बाद अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। उस टाइम मर्यादाएं थी, सामाजिक मर्यादाएं थी, वो उन्होंने तोड़ी थी। उन्होंने बोला था कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमारी जो पुरानी जकड़ी हुई बड़ी मर्यादाएं हैं उन्हें तोड़ना होगा, और हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य लेना होगा, एक ही टारगेट साधना होगा, और वो है हमारा स्वतंत्रता संग्राम। अपने छोटे बच्चे जो कि 1-2 साल का होगा उन्हें गोदी में लेके, साथ में लेके युद्ध मैदान में जाना, ये थी युवा। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ज्यादा उम्र नहीं थी, कोई 22 साल उम्र थी, 22 से 23 साल ये है। तो स्वतंत्रता संग्राम में हम तो मंगल पांडे, जब इन्हें पता चला था कि हमारे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसमें हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, संग्राम में धर्म का भी अच्छा खासा योगदान था, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, सुअर वह गाय की चर्बी के कारतूस हमें हाथ मुंह से काटने के लिए दिया जा रहा है। तो इन्होंने, मंगल पांडे ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था, और सबसे पहले ये पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं जिन्हें फांसी की दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये मंगल पांडे युवा। अब हम 1857 की क्रांति से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम जो है बहुत लंबा है और लंबे पीरियड से, और बीच में रुका नहीं है, कंटिन्यू जारी रहा था। अब हम अगर स्वतंत्रता संग्राम में हमारे युवाओं की बात की जाए तो सिर्फ क्रांतिकारी की ओर हम ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने भाषाई क्षेत्र में योगदान दिया है, जिन्होंने नैतिक क्षेत्र में योगदान दिया है, शिक्षा में योगदान दिया है, अधिकारों में योगदान दिया है, उन सभी की हम बात करना चाहेंगे। अब सबसे पहले हम अगर बात करें तो ज्योतिबा फूले की, और इनकी पत्नी है सावित्रीबाई फूले। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों को शिक्षित करने का कार्य किया, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति मजबूत करने का कार्य किया, उन्हें यह सिखाया है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या बनती है। इसके लिए उन्होंने बैथुन स्कूल की स्थापना की। यहां सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए विद्यालय है, कौशल प्रशिक्षण केंद्र है, इन्हें स्थापित करने का प्रयास किया था। तो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इनका अमूल्य योगदान है। एक तो हम अगर इनकी सामाजिक आर्थिक आधार पर इनकी बात की जाए, उसके पश्चात है धार्मिक क्षेत्र में बात की जाएगी तो हम बताएंगे केशव चंद्र सेन है, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है। विवेकानंद की तो फिलोसॉफी बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है। उन्होंने बताया था इनका केंद्र जो ध्यान था वो था पश्चिमी विज्ञान और भारतीय आध्यात्म। इनका विचार था जब इन दोनों का संगम होगा, अगर ये दोनों अगर अच्छे से आगे बढ़ेंगे तभी जाके हमें पूरे विश्व को खुशहाल बनाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। ये एक विशेष भारत के ऊपर ही केंद्रित नहीं थे, पूरे विश्व की सोचते थे, पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कार्य किया था विवेकानंद ने। और जो ये पश्चिमी विज्ञान और भारतीय अगर अध्यात्म वास्तव में अगर सम्मिलित हो जाए तो आज भी ये अभी तक हो नहीं पाया है, दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हो नहीं पाया। आज भी कई विद्वत लोग हैं जो कि इंटेलेक्चुअल बताए जाते हैं, उनका आज भी यही मत है कि इनको एक करने की आवश्यकता है, और अभी भी कोशिश जारी है। तो ये विवेकानंद की फिलोसफी, और इंडिया के आज बच्चे के अंदर जो जिनका 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है,
विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के केंद्र पर हमें अगर संबल है, अगर प्राप्त हो रहा है, तो इन्हीं के विचारों से, ऐसे अद्भुत विचारों वाले लोग, उन्हीं का, तो ये भी युवा थे एकदम, इनकी ज्यादा एज नहीं थी, ये 39 की एज में शांत हुए थे। तो 1857 की संग्राम में इनका भी योगदान, ये बात की जाएगी अगर धार्मिक क्षेत्र की बात की जाएगी। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो 1857 के संग्राम के अंदर सिर्फ भारतीयों का योगदान ही नहीं रहा था, भारतीयों से बाहर जो थे, ईसाई थे, फारसी थे, इनका योगदान भी रहा था। जैसे ईसाइयों ने यहां मिशनरीज की स्थापना की थी, ठीक है। इस मिशनरीज स्थापना में जैसे कि हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हमें बताया था कि भारत का जो आज, हमें अंग्रेजों ने पहले, जैसे हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई थी 1834 में, मैकाले शिक्षा प्रणाली, मैकाले ने बताया था कि जो यहां की हमारे पास जो अथाह ज्ञान है वो कुछ भी नहीं, उनकी जो इंग्लैंड के अंदर जो लाइब्रेरी 7 दरारों में भरी हुई पुस्तकें हैं और पूरा इंडिया का ज्ञान है वो समान है, अगर तोला जाएगा तो ये 7 लाइब्रेरियों वाली पुस्तकों का भंडार मजबूत पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। तो ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये ठूसने की कोशिश की कि आपके अंदर जो भी पुराने प्राचीन आपने जो भी रिसर्च किया है, जो भी आपके पास ज्ञान है, वो कुछ भी नहीं है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप महान होते तो हमसे आगे बढ़ जाते, हम इतनी सीमित पॉपुलेशन में होने के बाद अगर पूरे दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। और आप, इन्होंने व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दी थी, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, सफेद व्यक्ति का बात, ये बता रहे थे कि हम जो सफेद व्यक्ति, हम जो अंग्रेज हैं, हमारा एक कर्तव्य है कि जो काले लोग हैं, जो आप जैसे अशिक्षित गंवार हैं, उनको हम समृद्ध बनाए, उनको आगे बढ़ाए, ये हमारा कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। ऐसे करके हमारे ज्ञान के ऊपर कृष्ण जी ने लगाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में इन्होंने बोला था कि नहीं, इंडिया का ज्ञान विस्तृत है, इंडिया ज्ञान अनुपम है, ऐसे ज्ञान की खोज कहीं हो भी नहीं सकती है। जो आपने ज्ञान अर्जित किया बिल्कुल विस्तृत है और इस ज्ञान को आगे प्रचारित करने की आवश्यकता है, इस ज्ञान की पूरी दुनिया में आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाए तो शून्य का आविष्कार है, दशमलव का आविष्कार है, अगर मेडिकल में चरक है, सुश्रुत है, किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इंडिया का ज्ञान विस्तृत था। थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो वहां के मेंबर थे, उन्होंने, इनका अहम योगदान है, एक मिशनरीज ग्रुप है, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ग्रुप में। उसके बाद देखा जाएगा प्रिंटिंग प्रेस, भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लाने का कार्य इन्होंने ईसाई मिशनरीज किया था, अपनी पुस्तकों का प्रचार, हालांकि वो अपने लाभ के लिए कर रहे थे, इनमें इंडिया का कोई लाभ नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि हम प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ईसाईयत का फैलाव कराना चाहेंगे, लोगों को अंदर अंदर अंग्रेजी शिक्षा बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के युवा प्रेरित हुए थे और आगे जाके उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन में अहम योगदान दिया। तो ये है बाहरी प्रभाव बता सकते हैं, विदेशी प्रभाव हम बता सकते हैं, ये भी हमारा योगदान रहा था। उसके पश्चात हम देखेंगे ना, तो अभी क्रांतिकारी प्रभाव, जो क्रांतिकारी प्रभाव है, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके अंदर तो विशेष जो राजा महाराजा वो भी केंद्रित थे, लेकिन क्रांतिकारी प्रभाव हुआ था तिलक की प्रेरणा से। तिलक की प्रेरणा से 1894 में जब चापेकर बंधुओं ने कर्नल वाइली की हत्या कर दी थी पुणे के अंदर। प्लेग की बीमारी बहुत भयंकर तरीके से फैल रही थी, लेकिन यहां पर अंग्रेजों की निष्कर्मणीयता ने इन चापेकर बंधुओं को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया और इन्होंने, ये कर्नल वाइली है और जो वहां पे अंग्रेज लोग थे जो कि इंडिया के अंदर, मतलब पुणे का ये प्लेग बहुत भयंकर रूप से फैल रहा था, लेकिन ये अकर्मणी बनी हुई, तो इन्हें खत्म करने के लिए चापेकर बंधुओं ने हथियार उठाए थे और उसी से आगे क्रांतिकारी युवाओं को प्रेरणा मिलती रही थी। तो ये चापेकर बंधु है। चापेकर बंधु के बाद 1904 में हम देखेंगे कि वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत, यहां क्रांतिकारियों की भर्ती की जाती थी, उन्हें समझाया जाता कि हथियार कैसे चलाना है, उन्हें समझाया जाता कि गोले बारूद को कैसे बनाना है और वो कैसे प्रयोग करना चाहिए। सत्य और अहिंसा के रूप में बताया जाता है कि अगर कोई एक आपके अंतरात्मा से लगता है कि इसने गलत किया है तो उसे वही कड़ा दंड देना चाहिए। यहाँ पे है ना, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं होनी चाहिए, ना कि थप्पड़ के बदले दूसरा गाल आगे किया जाए। तो ये वीर सावरकर ने यहाँ अभिनव भारत के माध्यम से इन्होंने शिखाने कार्य किया और ये क्रांतिकारी दल के आगे ऊपर आगे थे। 1905 के अंदर कृष्ण जी वर्मा ने लंदन के अंदर
इंडिया हाउस की स्थापना की। लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और यहां पर जो बाहर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी उसमें गुलाम बनाने की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा शिक्षित होने के बाद इंडिया लंदन में जाता था और वो क्रांतिकारी दल में अगर सम्मिलित होना चाहता था तो उसके लिए कृष्ण जी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और वहीं पर भी जैसे देखा जाए तो वहां पर जो आगे बढ़े हैं उन्होंने भी अपना अहम योगदान दिया था स्वतंत्र संग्राम युवाओं में, जो जाके बम बनाने में, हथियार बनाने में इनका योगदान दिया था। और जो भी अत्याचारी अंग्रेज थे तो उन्हें मारकर ये स्वतंत्र संग्राम को मजबूत बना रहे और लोगों के अंदर भावना बन रही थी कि अत्याचार को कभी भी सहन नहीं करना है। तो ये तो हम बात करेंगे क्रांतिकारियों की। ये क्रांतिकारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो ये तो मैं आपको सीमित क्षेत्र में बता रहा हूं कि भाई 1905 तक ये था, 1906 में, 1907 में, 1908 में, हर साल ऐसी कई चरम घटनाएं हो रही थी जिससे कि युवाओं को संबल प्राप्त हो रहा था और वो क्रांति की चिंगारी जलाए हुए थे। इसी में हम 1909 की बात करें, 1909 के अंदर और 1911 के अंदर ये क्रांति यहां बनी थी। और 11 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, जो कि उस टाइम दिल्ली दरबार लग रहा था। 1911 में जब दिल्ली की राजधानी चेंज हो रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग के अंदर बम फेंके, जिसमें क्रांतिकारी हमारे जोरावर सिंह जी थे, प्रताप सिंह जी थे, और उन्होंने भी अहम योगदान दिया था। ये मुख्यतः जो घटनाएं हो रही थी ये कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में केंद्रित हो रही थी। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में सीमित नहीं थी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम भारत के अंदर भी ये घटनाएं आगे बढ़ रही थी। सूर्य सेन ने वहां पे असम के अंदर 1934 में अंग्रेजों का जो शस्त्रागार है उसे लूटा था और हथियार बरामद करके क्रांति को आगे बढ़ाया था। तो ये तो हम युवाओं की भागीदारी क्रांतिकारी रूप से हमने जानी है। उसके पश्चात आगे देखते हैं हम और किस किस के रूप में क्रांतिकारियों की भूमिकाएं रही है हमारी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। सुभाष चंद्र बोस की हमने बात कर ली भाई कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह योगदान दिया है, उन्होंने भी अहम योगदान दिया। बाकी जो कि ये नौसैनिक हमले थे, आईएनएस तलवार, इसके माध्यम से भी अंग्रेजों के अंदर जो कहते हैं कि अंतिम ताबूत की कील साबित हुई थी, जो 1946 का विद्रोह था। यहां भी जो भारतीय कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि हमें भी जो भी सारी शर्तें हैं अंग्रेजों को दी जा रही है, सहूलियतें अंग्रेजों को जो सहूलियत दी जा रही है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो उस प्रकार इन्होंने ये आईएनएस तलवार में भी किया था। और बाकी कामागाटू प्रकरण है 1914 का है। 1914 में कामागाटू प्रकरण में जब कनाडा के अंदर भारतीय जहाज को रोक लिया गया था तो यहां पर भी कई युवा थे वो शहीद हुए थे और उन्होंने बोला था अधिकारों की मांग की कि बिल्कुल हम कोई भी कंट्री में जाने के लिए स्वतंत्र, हम स्वतंत्र देश के नागरिक है। तो यहां पर आगे बढ़ के जो संगठन आया था गदर पार्टी, लाला हरदयाल, ये भी आए। अब हम बात अगर भगत सिंह की नहीं करेंगे तो हमारी कहानी कुछ अधूरी रह जाएगी। हम भगत सिंह की बात करें तो पहले आचार्य का गठन हुआ था 1924 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, लेकिन 1928 में इसे भगत सिंह ने HSRA नाम दिया था, हिंदुस्तान सोशल रिप्रेजेंटेशन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशल पहले जब ये था तो इसमें सोशल जोड़ दिया था कि सामाजिक रूप से हमें आगे बढ़ना है। भगत सिंह ने बोला था हम जो कर रहे हैं ना, उन्होंने एक स्पष्ट विचारधारा यहां लेके आए थे, केंद्र में की थी। सबसे पहले है कि हमारा सिर्फ फोकस अंग्रेजों को ही भारत में से बाहर निकालना नहीं है। हमारा ये ध्यान है कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, ये तो गोरे हमारा शोषण करने वाला है, तो हो सकता है कहीं काले आके हमारा शोषण न करने लग जाए। काले लोग आगे भी शोषण कर सकते हैं, क्योंकि कूटनीतिक रूप से हो सकता है अंग्रेज बाहर निकल जाए, लेकिन हमारा ये शोषण करने लग जाए। हमारा ध्यान सिर्फ यहां केंद्रित नहीं होना चाहिए गोरा लोगों को बाहर भगाना। हमारा केंद्र होना चाहिए कि हमारा जो आगे वाला तंत्र कैसा होगा,
हम किस मॉडल पे आगे बढ़ेंगे, हमारे देश का कल्याण कैसे होगा, शिक्षा चिकित्सा की स्थिति हमारी उम्र कैसी होगी, युवाओं की स्थिति कैसे होगी, वो पूरा HSRA के माध्यम से भगत सिंह ने बताया था। भगत सिंह इतनी छोटी उम्र में अगर इतने विचार बड़े लेके गए तो यही हमारी सच्ची प्रेरणा का केंद्र है। भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, जब 1931 में देश के लिए ये बलिदान हुए थे हंसते हंसते, तो ये हमारे युवाओं का अहम योगदान है। लेकिन जो बात की जा रही है कि गांधी ने हमें बिना खड़क बिना ढाल के आजादी दे दी है, हाँ गांधी एक जगह ठीक थे, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अगर इन युवाओं का योगदान नहीं होता था तो हम आज वो स्थिति में नहीं होते जो कि होने चाहिए थे। ये है हमारे युवाओं का योगदान। उसके पश्चात देखा जाए तो युवाओं के रूप में तो 1920 में असहयोग आंदोलन, 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर इससे भी पहले बात करें तो 1917 में चंपारण है, 1918 में खेड़ा है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर है, ये 1920 है, ये 1931 है। उसके पश्चात अगर 20 में जैसे 1925 में एक काकोरी वाला है, काकोरी कांड है। तो ये अगर सारे आंदोलन अगर सफल हो पाए, 1942 का है भारत छोड़ो आंदोलन है, ये अगर सारे अगर सफल हो पाए तो उसका प्रमुख कारण है युवा। युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आजादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। ये हमारे युवाओं का इसे यहां भी योगदान केंद्रित हुआ। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो मैंने अभी आपको ये जो पंक्तियां बताई है माखनलाल चतुर्वेदी की, कि फूल से कहा जाता है, फूल की अभिलाषा इनकी कविता है। फूल कहता है कि मनमाली से कह रहा है कि मुझे वहां पर फेंक देना जहां से मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए अनेकों अनेक युवा निकल पड़ते हैं। तो वो जो क्रांति की यहां बाहर आई थी, अगर हम देखा जाए तो भारत भारती की बात करें, मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी। मैथिलीशरण गुप्त ने ये बताया था कि देश के बलिदान होने के लिए, भारत भारती को स्वतंत्र करने के लिए जो भी कदम अगर उचित लगे तो सारे अपनाने चाहिए। अगर हम बात करें साहित्यकारों में भी प्रेमचंद है, सोजे वतन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उनके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो देश के प्रेम के लिए उनकी एक कहानी है, दुनिया का अनमोल रतन, 2 मिनट की कहानी है, दुनिया का अनमोल रतन है, जो कि सोजे वतन में लिखी गई कहानी है। इसमें बताया, प्रेमचंद ने बताया कि ये फारस की कहानी, फारस में एक बेगम थी, उससे एक नौजवान प्रेम करता था। तो नौजवान से उस बेगम ने बोला अगर मुझे अर्जित करना है तो एक ऐसी चीज ला दे जो कि दुनिया में सबसे अनमोल हो, उससे यूनिक कोई हो ही नहीं सकती है। तो वो बोलता है कि यार ऐसी क्या चीज लाऊंगी वो दुनिया में सबसे यूनिक है, और अगर वो दुनिया में सबसे यूनिक नहीं हुई है, सबसे नई नहीं है, तो मैं तेरे को फांसी पे चढ़ा दूंगी। अगर वो यूनिक होगी तो मैं तेरे को प्यार करूंगी और शादी कर सकते हैं हम। ये बात हुई थी। जब वो बाहर जाता है, भटकता है, तो देखता है कि एक आदमी था, उसको फांसी लग रही थी। तो उसमें लास्ट में अंतिम इच्छा पूछने की परंपरा है, तो उससे पूछा गया कि अंतिम इच्छा बता। तो उसने रुका, वहां पे सारी भीड़ लगी हुई थी। तो एक बच्चा था, उसको देख के उसने सोचा यार मैं जब बचपन में था तो कितना खुशहाल था, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है, और अब देखो क्या हाल हो गए। और ऐसी सोच में उसके आंख से आंसू निकल गया। तो जैसे ही उसके आंसू निकला तो वो जो बंदा था उसने उसके आंसू को हथेली में ले लिया और जाके उस बेगम के सामने प्रस्तुत किया कि, और उसको कहानी सुनाई कि मेरे को लगता है जो फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा है और उसका जो अंतिम आंसू है, मुझे लगता है कि ये सबसे अनमोल होना चाहिए दुनिया का। तो बेगम पसंद हुई कि बात तो तेरी ठीक है, काफी अच्छा है, लेकिन इससे भी अनमोल चीज कुछ हो सकती है, वो तो ढूंढ गेला। तो इस प्रकार वो 2-3-4 चक्कर निकालता है, कुछ ना कुछ अनमोल लाने की कोशिश करता है, लेकिन बेगम हर बार बोलती पसंद तो हुई मुझे जरूर से, ठीक लाया है, लेकिन कुछ अनमोल और ला। वो परेशान हो गया, वो आत्महत्या करने की कोशिश कर ली। उसने सोचा कि भाई इससे अनमोल तो ये मानेगी नहीं, इसका मतलब इसको या तो शादी नहीं करनी है। तो जब वो फांसी देगी उससे बेहतर है कि मैं भी आत्महत्या कर लूं। जैसे आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसे जैसे कुछ भगवान आए और बोले कि ऐसा कर, तू इंडिया में जा, भारत में जा, वहां पे तू अगर खोज करेगा ना, वहां तू देख और वहां पे तेरे को अनमोल रत्न मिलेगा कुछ। ठीक है, वो इंडिया आ गया। इंडिया आके उसने देखा युद्ध हो रहा है, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, राजपूत हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक सेना हार चुकी है, ठीक है, और जीतने वाली चली गई, हारने वाले सब पड़े हुए बिखरे हुए। तो वो उनमें से देखता है, वो सोचता है यार दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, कितनी, वो भी उसके लिए हमदर्दी बहुत ज्यादा आती।
तो वो जाता है, ढूंढता कि अगर किसी शव को देखते हैं कोई जिंदा है तो उसकी हेल्प कर लूंगा मैं। तो ऐसे ढूंढ, एक शव था, शव के पास शव तो क्या था, एक आदमी बहुत ज्यादा मतलब शरीर पूरा खून से लथपथ था और बस मरने की कगार पर ही था। जैसे वो पास में जाने लगा, वो आदमी तो वो राजपूत था, वो खड़ा हो गया और उसने उसके ऊपर तलवार से हमला करने लगा। तो उसने बताया मेरे ऊपर हमला मत करो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ये क्यों है, इतना लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसने बताया था कि अगर तुम विदेशी व्यक्ति है, और फिर उसने पूछा कि मैं क्या है, कि उसने अपना एम बताया था कि मैं कोई दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है ना, उसको अर्जित करने के लिए आया हूं। तो उसने बताया था कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपने रक्त का प्रत्येक कण समर्पित करने की जिज्ञासा रखता हूं, ठीक है, प्रत्येक कण मातृभूमि को समर्पित करने के लिए समर्पित हूं। तब उसने बताया ना कि ऐसी बात है कि अपनी मातृभूमि के लिए आप इतना खत्म कर सकते हो, इंडिया वाले के हाँ। तो वहां से वो उस खून के कतरे को वहां हाथ में उंगली में उठाता है, हाथ में उठाता है और वो मैडम के सामने, मोहतरमा के सामने प्रस्तुत करता है, और मोहतरमा उसमें खुश हो जाती है कि खून के प्रत्येक कतरे को अगर देश भूमि के लिए बलिदान करने वाला अगर सैनिक ये कह रहा है तो इससे बेहतर अनमोल कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर उससे वो शादी कर लेती। तो इंडिया में जो प्रेमचंद है, सोजे वतन में ऐसी ऐसी कहानी लेके लोगों को जोश जगा रहे थे कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ पड़ो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराओ, उसके लिए अगर आपका खून का बूंद बूंद चाहिए तो उसे समर्पित कर लो। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी है, प्रेमचंद है, उसके पश्चात निराला है, जैसे निराला लिखी थी कि जागो फिर एक बार, शेरों की मात में आया है सियार, जागो फिर एक बार। जब निराला लोगों को जगा रहे थे, जाग तुझको दूर जाना, जैसे महादेवी बता रही कि जाग तुझको दूर जाना है, तुझे दूर जाना है। जैसे हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की, तो वो बता रहे हैं कि हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुझला स्वतंत्रता पुकार रही। क्या आपको तो स्वतंत्रता ही पुकार रही है? हिमाद्री तुंग संग से, हिमालय जैसा अद्भुत किरीट हमारे पास है, सब दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है, उसको हम गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। तो ये साहित्य का योगदान है प्रत्येक व्यक्ति का, जो ये हमारे युवा ही है, ठीक है। युवा कोई उम्र से नहीं होता है, युवा होता है दिल से, होता है जिगर से होता है। अगर आपके अंदर दिल है, जिगर है और आप स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने आप को होम करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई युवा है ना, एक नाम मात्र की कोई 22-25 साल की उम्र नहीं होती। 22-25 साल की उम्र वाले भी भेड़ की तरह रिया सकते हैं और 80 साल की उम्र वाले जगदीश सिंह की तरह अपने आप को स्वतंत्रता के लिए होम कर सकते हैं। तो यहाँ कोई हम एक उम्र विशेष के लिए नहीं, युवा का मतलब है कि स्वतंत्रता के अंदर जो योगदान देने वाले हैं उनके अंदर कितना जज्बा है, उनके अंदर कितनी सोच है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी सोच के लिए हम आज उनको सबको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अंत में मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूं कि इस वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब 1942 वाला जो आवाज छोड़ आंदोलन है वो किट हो चुका है, उसके लिए हमने जो करना था कर लिया। लेकिन आज के समय में जब 2021 चल रहा है, इस समय हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें बलिदान नहीं करना, हमें बलिदान की आवश्यकता नहीं। आज अगर देखा जाए तो आज भी अगर इंडिया को बोला जाएगा ना, वो युवाओं का देश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 65% आबादी है वो 35 साल से कम उम्र की है। जहां की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की हो जाएगी तो उस देश की तो बल्ले बल्ले है, उसके कहने ही क्या है। वो देश दुनिया के अंदर वो होता है कोई असंभव चीज कुछ होती नहीं, तो वो इंडिया के ऊपर ही चरितार्थ हो सकती पंक्ति, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना यूथ है, 65% यूथ है, 35% उम्र, मतलब सबसे यूनिक है। दुनिया आश्चर्य करती है कि यार ये कैसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं कैसे हो रहा है। कुछ तो हमारी ये कर्म भूमि है, कुछ हमारा ये प्राकृतिक माहौल है, कुछ ऐसा ही भगवान ने घड़ा है कि हम धन दौलत से भरपूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो चरितार्थ पहले थी, जो चरित्र लोगों को पहले दिया हुआ था, वो गायब हो रहा है, चरित्र में हानि हो रही है। युवा है ना, अपने आप को बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र में कमजोरी फील करें, उन्हें कमजोर फील करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ना है हमें, अगर वो अपना खून के कतरे की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें बौद्धिक रूप से व्यायाम करके इतना मजबूत बनाना है, शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि हम पुनः भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, धर्म गुरु बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना ला सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। हमारे युवाओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वो देश के लिए अपना होम ना करें, लेकिन अपने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की तत्पर रहे। पहले वाला